Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So now this is your sixth lecture of classification of element and periodicity in properties. So in last lecture we have seen DD contraction and lanthanide contraction. So in this lecture we will start from ionization energy. So what is ionization energy? What is ionization energy? We will see. So ionization energy also called as ionization potential. Okay, ionization energy is also called ionization potential, and it also called negative of electron gain enthalpy. Okay, so we will see the definition of ionization energy. So the minimum amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is called ionization energy. तो ionization energy क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दें, इतनी एनर्जी दें जिससे कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सके. ठीक है ना. इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है और इलेक्ट्रॉन के गेन होने से एनर्जी रिलीज होती है. चलिए आप लोग ऐसे समझ लीजिए. जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन इस फॉर्म में नहीं होता है. क्लोरीन किस फॉर्म में रहेगा? Cl2 के फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करता है. यानी कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ऐसा कुछ बॉन्ड होगा. इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास, है ना. एक इलेक्ट्रॉन को उसने शेयर कर लिया इसके साथ. ठीक है ना. जिससे ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना. और ये सब इस फॉर्म में Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात कब होगी? जब इसको हम क्या कर दें कि Cl के फॉर्म में हम ले आएँ. ठीक है ना. Cl के फॉर्म में लाने का ही मतलब नहीं है. Cl के फॉर्म में आने के साथ साथ ये गैसियस भी होना चाहिए. मतलब आइसोलेटेड, मतलब जुड़ा ना हो, अलग हो, है ना. और गैसियस एटम. ठीक है. तो आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब आप लोग समझ गए. चलिए. तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी. तो वो मिनिमम एनर्जी जिसको हम देने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन कोई स्पीसी गेन करता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं. लेकिन ऐसे नहीं होता है. इसमें ये नहीं कि एक एटम से निकलेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का नाम दे देंगे. 1 मोल की हम लोग बात करते हैं. अभी तो मोल हम लोग को पढ़ना है, इसलिए वो सब टर्म यूज नहीं करूँगा. सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में वो मैं आप लोगों को जब पढ़ा लूँगा तब फिर मोल के टर्म में सारी चीज़ें डिस्कस होगी, है ना. फिलहाल के लिए जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ती है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी. इलेक्ट्रॉन मतलब कोई स्पीसी ले रहा है तो एनर्जी क्या करता है? वो रिलीज़ करता है. ओके. तो आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक का क्या मतलब हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है हमेशा देनी पड़ती है. ठीक है ना. कोई एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं. कोई एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रही है या देना पड़ रहा है किसी चीज़ को करने के लिए, कोई प्रोसेस, तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं. ओके. सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अब जैसे किसी एटम में हम 1 इलेक्ट्रॉन नहीं 2 या 3 इलेक्ट्रॉन भी निकाल देते हैं. जैसे कोई भी मेटल ले लिया हमने, है ना, उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बनेगा? M+ और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा. ठीक है. कोई भी मेटल ले लिया हमने गैसियस फॉर्म में आइसोलेटेड. देखिए सिंगल मेटल है कोई, है ना, जैसे आयरन समझ लीजिए या कोबाल्ट समझ लीजिए, कोई भी ऐसा मेटल समझ लीजिए. एल्यूमिनियम समझ लीजिए, है ना. एल्यूमिनियम की 3 होती है उसका वैलेंसी, इसलिए आप एल्यूमिनियम समझ लीजिए. तो एल्यूमिनियम कोई मेटल है, इसको M से डिनोट किए हैं. उसमें अगर हम कुछ एनर्जी दे दें तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा. ठीक है ना. पहला इलेक्ट्रॉन निकाला इसलिए इसको आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोला जाएगा. ठीक है. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोलेंगे या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है. जितनी एनर्जी इसको दी जाएगी ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए इस फॉर्म में. अच्छा, अब ये निकल लिया कि इलेक्ट्रॉन इसमें से, अब इसको हम लेंगे फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका निकालेंगे, यानी एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? M2+ और 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, है ना. फिर इसको उठाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें से निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड हमको देनी पड़ेगी. बात समझ में आई? एक ही एटम में से अलग अलग 3 बार हमने
इलेक्ट्रॉन निकाला, पहली बार जब निकाला तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोले, एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोला। दोबारा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड बोला। तीसरी बार भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल दिए, इसको आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड बोल दिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एक एटम में से एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, चलिए, रिलेशन बिटवीन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ये क्या रिलेशन है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है, फिर उसी एटम में से जब वो चार्ज हो जाता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन देने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और फिर और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे समझिए कि जैसे कोई न्यूक्लियस है, यहाँ पे एटम है कुछ, है ना, इसके पास मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट में हैं, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो मान लीजिए हमको 100 जूल एनर्जी पर मोल लगा, है ना। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन निकलते ही साइज कैसा हो जाएगा एटम का, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। बस समझ आई, थोड़ा सा साइज इसके मुकाबले छोटा हो जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो साइज बढ़ता है एटम का, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो साइज ड्रास्टिकली छोटा हो जाता है। अभी भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज था ना, इन सबों के बीच में अट्रैक्शन लगता था, तभी तो इस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए हमने आयनाइजेशन एनर्जी दे दी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास बैलेंस सेल में, है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इन दोनों इलेक्ट्रॉन को और तेज़ी से खींच पाएगा, जब यहाँ पॉजिटिव था 3 इलेक्ट्रॉन को खींचना था बैलेंस सेल में, है ना, अट्रैक्ट करना था, तो ये उतना पावरफुली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना पावरफुली अब ये जो है न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। इसका मतलब ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हो सकता हो 300 जूल पर मोल देना पड़ेगा, है ना। इस तरीके का कुछ होगा कॉन्सेप्ट, ये इससे मतलब नहीं है, बस ये हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कम लग रहा था, यहाँ बहुत ज़्यादा लगने लगा, है ना। और अब क्या होगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा एटम का साइज और छोटा हो गया, ठीक है ना, और छोटा हो गया, तो अब बैलेंस सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचे। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से हमको नहीं मतलब है, हमको बैलेंस सेल से मतलब है ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज वही है, पॉजिटिव चार्ज तो कम नहीं हो रहा है ना। अच्छा, तो अब इस इलेक्ट्रॉन पे ये बहुत तेज़ी से फोर्स लगा रहा है ना। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको हो सकता हो 700 जूल एनर्जी पर मोल में देनी पड़े। बात समझ में आ रही? तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी देनी पड़ती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में किसी एटम में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और तीसरा वाला निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, उससे भी ज़्यादा। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम पूछें तो फर्स्ट की सबसे कम, ठीक है, कम एनर्जी देने पे निकल जा रहा है, सेकंड की उससे कम, और थर्ड की सेकंड की उससे ज़्यादा, थर्ड की सबसे ज़्यादा। यानी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो हमको देनी पड़ती है वो सबसे ज़्यादा देनी पड़ती है। ओके, तो ये ऑर्डर लिख दिया मैंने, आयनाइजेशन एनर्जी इज़ थर्ड इज़ ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड इज़ ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी इज़ फर्स्ट। तो फर्स्ट को जो एनर्जी दी जा रही है उससे ज़्यादा सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाएगी, और उससे भी ज़्यादा थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ और है, इसको हम लोग जेड इफेक्टिव से भी समझ सकते हैं, है ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे सिंपली था कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक इलेक्ट्रॉन निकला, साइज छोटा हो गया। साइज छोटा क्यों हो गया? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का बढ़ गया, इसलिए साइज छोटा हो गया। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन और निकला, जेड इफेक्टिव और बढ़ गया तो और साइज छोटा हो गया, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, जब साइज छोटा हो रहा है तो बढ़ रही है, ज़्यादा देनी पड़ रही है, और जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। बात समझ में आई? इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे जितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को जेड इफेक्टिव बोलते हैं, है ना। और उसी को हम क्या बोलेंगे, उतना ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड सेकंड से ज़्यादा क्यों है, सेकंड फर्स्ट से क्यों ज़्यादा है? बिकॉज एज साइज डिक्रीजेज, ये ऐसा साइन का मतलब क्या है, डिक्रीज कर रहा है। एज साइज डिक्रीजेज द आउटर इलेक्ट्रॉन बिकम्स क्लोजर टू न्यूक्लियस, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस के क्लोज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स और नज़दीक आ गए, एक इलेक्ट्रॉन और निकला और नज़दीक आ गए इलेक्ट्रॉन, और सेंटर से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को ही तो रेडियस बोला जाता है, उसी से हम एटम का साइज वगैरह निकालते हैं, है ना। तो एज साइज डिक्रीजेज द आउटर इलेक्ट्रॉन्स बिकम क्लोजर टू न्यूक्लियस, सो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। तो जैसे ही साइज छोटा होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा न्यूक्लियस का, है ना।
सो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो साइज घटता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आ जाइए ऑर्डर ऑफ साइज। देखिए साइज का ऑर्डर जो है ये रहेगा, जो सबसे, देखिए साइज पॉजिटिव के केस में क्या होता था, पॉजिटिव केस में इलेक्ट्रॉन निकला होगा और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम क्या बताएं, साइज कम हो जाता है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो क्या होता है, साइज बढ़ जाता है किसी आइटम का, है ना। जैसे Cl से मान लीजिए कोई क्लोरीन आइटम है, ये हम अच्छे से समझाए थे आपको। क्लोरीन आइटम है, इसका साइज मान लीजिए इतना है, आप एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो ये Cl- बन जाएगा, इसका साइज इससे बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होता है, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का साइज कुछ ये है ना। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो ये Na+ हो जाएगा और इसका साइज घट जाएगा। बात समझ में आई। पॉजिटिव के केस में साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज, नेगेटिव के केस में साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये कि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ जाएगा आइटम का, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज घट जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ समझिए, जब ये न्यूट्रल था तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, है ना। जब ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्रोटॉन तो अभी भी 12 है, 11 है, तो 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना बेसिकली, तो साइज छोटा हो जाएगा। बात समझ में आई। पॉजिटिव के केस में क्या होता है, अगर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा। नेगेटिव के केस में क्या होता है, अगर चार्ज बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। ऑर्डर ऑफ साइज अगर किसी मेटल का ये है, मान लीजिए M+ के केस में वो क्या रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा। अगर पॉजिटिव 2+ हो गया उसी मेटल पे, ठीक है ना, तो क्या होगा, साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अगर M3+ हो गया तो साइज सबसे कम हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, ये रैंडम एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ना। एल्यूमिनियम है, इस पर 1+ चार्ज है, एल्यूमिनियम है, इस पर 2+ चार्ज है, और एल्यूमिनियम ही अगर 3+ चार्ज है तो साइज किसका सबसे बड़ा होगा, जो एल्यूमिनियम प्लस होगा, है ना, इसका साइज सबसे बड़ा होगा। फिर उससे छोटा किसका होगा, एल्यूमिनियम 2+ का, और सबसे छोटा किसका होगा, एल्यूमिनियम 3+ का। समझ में आया। एल्यूमिनियम प्लस का साइज सबसे बड़ा, एल्यूमिनियम 2+ का उससे छोटा, एल्यूमिनियम 3+ का सबसे छोटा। अब ये आप लोग सोचिए कि अगर एल्यूमिनियम होता सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम, चार्ज नहीं होता ये, तो इसका साइज किस इन सबों से बड़ा होता है या छोटा होता है, तो बच्चों इसका साइज सबसे बड़ा होता है। बात समझ में आई। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है साइज घटता है, तो यानी ये कोई चार्ज नहीं था तो साइज सबसे बड़ा था। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला पॉजिटिव चार्ज हुआ, साइज छोटा हुआ। एक इलेक्ट्रॉन और निकला पॉजिटिव डबल चार्ज हुआ, साइज छोटा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज हुआ और साइज और छोटा हो गया। ठीक है ना। पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है, साइज छोटा होता जाता है। तो कोई मेटल है अगर, तो उस पर अगर M+ का चार्ज है तो, और M2+ का और M3+ का, तीनों उस पर चार्ज का कंपेरिजन अगर आ जाए तो जो सबसे कम चार्ज होगा वो सबसे बड़ा होगा एटम हो। अब इतना बड़ा नहीं होगा जितना हम पेपर पे दिखा रहे हैं, क्योंकि एटम वगैरह जो होते हैं बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, उसको अपनी नेकेड आई से देखा भी नहीं जा सकता। ओके, तो अगर साइज का ऑर्डर ये है तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा, तो हम जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। इसका मतलब क्या है कि साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, और साइज ऑफ एटम घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो यही ट्रेंड जो ऊपर देख रहे हैं उसको उल्टा कर दीजिए। इसका साइज बढ़ा था, इसका साइज बढ़ा था तो आसानी से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं कम एनर्जी देने पे ही, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी सबसे कम होगी। साइज जिसका सबसे बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी उसकी सबसे कम। उसके बाद ये मीडियम में आएगा तो ये मिडिल में ही रहेगा, है ना। इसका साइज जो है इससे जो है छोटा था, M2+ का साइज M+ से छोटा था, तो आयनाइजेशन एनर्जी छोटा होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अब M3+ का क्या था, साइज M2+ या M3+ का छोटा है, तो M3+ अगर छोटा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी और बढ़ जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के और पास आ गया। अब और पास आ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ में आई। चलिए, अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। ठीक है, तो कब हम कहेंगे किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो उसके लिए ये सारे पॉइंट जो हम बता रहे हैं उसको माइंड में आप लोगों को रखना पड़ेगा। चलिए,
पहला फैक्टर क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। अब जेड इफेक्टिव कब बढ़ता है, वही बात हो गई कि भाई साइज अगर एटम का छोटा है तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, साइज ऑफ एटम बड़ा है तो जेड इफेक्टिव कम है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या है, साइज ऑफ एटम छोटा हो रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने का मतलब साइज ऑफ एटम कम हो रहा है। बात समझ में आ रही है, रिलेशन कुछ बना पा रहे हैं। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, लेकिन क्या घटेगा, एटम का साइज घटेगा। जेड इफेक्टिव घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी घटेगी, लेकिन क्या बढ़ जाएगा, एटम का साइज बढ़ जाएगा। तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए हैं क्योंकि दोनों साइज के एंटी मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आई। चलिए सेकंड फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग फर्स्ट फैक्टर समझ चुके हैं। अच्छा, सेकंड फैक्टर क्या है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सब सेल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड, सो रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल एलिमेंट्स आर डिफिकल्ट। ये क्या कहना चाह रहा है ना, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड सब सेल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड, सो रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल एलिमेंट्स आर डिफिकल्ट। तो यहाँ एग्जांपल नहीं दिया, मैं अपने तरफ से आपको एग्जांपल एक दे दे रहा हूँ। जैसे जिंक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों को आना चाहिए। जिंक का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 30, है ना। तो इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अब ये मत पूछिएगा बच्चों कि 3d क्यों बाद में आ गया, 4s पहले क्यों आ गया, ये मैं अपने बेसिक लेक्चर में कवर कर चुका हूँ और बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाऊंगा तो इस चीज़ पे आप लोगों का बहुत अच्छा कमांड बना दूंगा, ठीक है। जिसको नहीं आता हो घबराएगा नहीं, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका, जिंक का। अब आउटर मोस्ट जो सबसेल है इसका वो डी है ना, 3d है। तो डी का सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। 1 2 3 5, है ना। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आना है, हम जानते हैं एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, है ना। एक क्लॉकवाइज रहता है, एक एंटी क्लॉकवाइज रहता है ना। तो इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये फुली फिल्ड है। तो फुली फिल्ड वाला जो भी रहेगा, 3d में 10 आ सकते हैं तो 10 है, ऐसे देख लीजिए। 3d डी में देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अगर पूरे के पूरे आ रहे हैं तो वो क्या है, कहलाएगा स्टेबल कहलाएगा, है ना। तो लास्ट में हम देखते हैं, लास्ट वाले में अगर पूरा इलेक्ट्रॉन 10 है, डी में 10 आ सकता है और 10 है भी, तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, यहीं पे अगर हम लोग कोई और ले लें, आयरन ले लें, Fe, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, है ना। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने गए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना, 4s2। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 26 भरना है, 26 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 26 इलेक्ट्रॉन 26 प्रोटॉन होगा। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और इसके बाद आएगा 3d, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। 26 हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, डी सबसेल तो है लास्ट, है ना, डी सबसेल है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स भी होंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कैसे भरता है, क्लॉकवाइज। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, छठा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यानी इसके पास तो बहुत ज़्यादा पार्शियली फील्ड, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसके, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल। तो पार्शियली फील्ड जो भी रहेगा वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, उसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतनी ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है। लेकिन जिंक के केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। अगर इससे नहीं समझ में आया तो बस ये चीज़ ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूँ। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सब सेल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड, सो रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल एलिमेंट्स आर डिफिकल्ट। तो जो जिसका फुली फील्ड ऑर्बिटल होगा या हाफ फील्ड होगा, है ना। आयरन से पहले कौन आता है, चलिए एक और केस में ले लेता हूँ, मैंगनीज, Mn, इसका कितना होता है, 25, है ना। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5, है ना। अब 3d5 है तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d5 में गया तो d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे, क्योंकि 5 ही हैं तो 5 हमको पहले क्लॉकवाइज भरना पड़ेगा। यानी कि इसमें आ तो सकते हैं d में 10, लेकिन है कितने, 5, है ना, क्योंकि इसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में है ही, है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि ये हाफ फील्ड है। 10 आना, 10 हो या 5 हो,
तो ये क्या होता है, स्टेबल होता है। या तो फुली फिल्ड हो, ये आयरन नहीं स्टेबल है, जिंक फुली फिल्ड था और मैंगनीज हाफ फिल्ड है ना, तो दोनों स्टेबल है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल है, ये थोड़ा सा उससे कम स्टेबल है, और ये सबसे कम स्टेबल है, मतलब ये स्टेबल ही नहीं है। यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन देना आसानी से निकल जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आयरन से आसानी से निकल जाएगा, मैंगनीज से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और जिंक में से निकालना और ज़्यादा मुश्किल होगा। इसका मतलब जिसमें मुश्किल ज़्यादा आती है उसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयरन को सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। फिर हम लोगों को मैंगनीज को निकालने के लिए थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और हमको जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम समझा दिए। किसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आता होगा उसके तो पहले नहीं पढ़ा होगा, तो बच्चों कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है। अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे थोड़ा सा आप लोग मेहनत खुद से भी करिए, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी से चीज़ें समझ लें। जो मैंने बेसिक लेक्चर बनाया उसको देख लीजिए, और नहीं तो हमको तो पढ़ाना है ये सारी चीज़ें। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक सा हो जाएगा, बहुत मतलब आप लोगों को ऐसे ही बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना। सेल्स, सब सेल्स, एटम, ये सब इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, ये सब क्या है, मतलब बहुत आसान है। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका शुरू होगा तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगी, कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी ज़्यादातर हमको तो लगता है कि 80% बच्चे जानते ही होंगे इस कॉन्सेप्ट को। 9th से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन 9th में इस तरीके से नहीं बताया जाता है। 9th में डायरेक्ट 2, 8, 18 इस तरीके से 2n² करके एक फार्मूला रहता है, उसी से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जब 11th में पहुंच जाते हैं तो ये सब कॉन्सेप्ट नहीं, डायरेक्ट हम लोग सेल्स, सब सेल्स और ऑर्बिटल्स का सारा केस लेकर के अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझते हैं, ठीक है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा, और पार्शियली फील्ड जो होगा वो, जिसमें पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन ना भरा हो, वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा। यानी जो कम स्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगा आयनाइजेशन, और जो ज़्यादा मतलब स्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो आयनाइजेशन एनर्जी इन हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फुल फील्ड मतलब इंक्रीज करता है। अगर हाफ फील्ड कोई है और फुल फील्ड है कोई ऑर्बिटल मतलब सबसे, तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा देनी पड़ती है ना। चलिए, सो आयनाइजेशन एनर्जी इन गिवन, यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी गिवन टू हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड सब सेल्स आर मतलब मोर, इस तरीके का, या इंक्रीजेज ही कर लीजिए, कोई बात नहीं, अपने लैंग्वेज में आप लोग लिख लीजिएगा। मतलब जितना ज़्यादा हाफ फील्ड होगा या फुली फील्ड होगा ऑर्बिटल्स कोई भी, तो वो स्टेबल होगा, उसको उतना ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। चलिए, और तीसरा केस क्या हो गया, तीसरा फैक्टर जो कि अफेक्ट करेगा आयनाइजेशन एनर्जी को, अगर कोई एस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। पी सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसमें थोड़ा कम देनी पड़ेगी एनर्जी। डी सबसेल में आ रहा है तो उसमें और कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और एफ सबसेल में कोई आ रहा है तो सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। एस में अगर कोई है इलेक्ट्रॉन तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम है ना, तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन देना है, निकालना है, तो देखिए सोडियम का कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब एस सब सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। और कौन सा सेल है, पी। चलिए, पी का कोई आप ले लीजिए, पी में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग को, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वेरी करेगा, वेरी इसलिए करेगा क्योंकि पी सब सेल में जो है वो नॉन मेटल्स हो जाते हैं ना, और एस सब सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल हो जाता है। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, वहाँ दूसरा फैक्टर आ जाएगा। लेकिन सिंपली अगर हम लोग ये देखें कि किस में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एस सब सेल में ज़्यादा देनी पड़ेगी, पी में उससे कम, डी में उससे कम, और एफ में सबसे कम एनर्जी हमको देनी पड़ती है। बस ऐसे याद रखिए, क्योंकि कई फैक्टर धीरे धीरे समझ में आएगी सारी चीज़ें। अभी मैं ज़्यादा बता दूंगा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ठीक। तो एस सब सेल, एस इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस देन पी सब सेल, क्योंकि एस जो होता है थोड़ा सा पी से अंदर होता है ना। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। अच्छा, अब हम जानते हैं पहले सेल में सिर्फ एक ही सब सेल होता है, दूसरे सेल में 2 सब सेल होते हैं, और तीसरे सेल में 3 सब सेल होते हैं। बात समझ में आ रही है, ये तीसरा सेल अगर, तो इसमें 3 सब सेल है, तो एक एस है, ये पी है, ये डी है।
तो S न्यूक्लियस से ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, P में से निकालना उससे थोड़ा कम देनी पड़ेगी। और D में, ये तो बाहर है, बहुत दूर है ना, इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं लग रहा है, तो D में निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है। बस इतना आप समझ लीजिए। तो S में सबसे ज़्यादा देनी पड़ती है आयनाइजेशन एनर्जी, P से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उससे कम, D से निकालने के लिए उससे कम, और F से निकालने के लिए उससे कम। ये सारी चीज़ें आप लोग बस समझते जाइए, बाद में मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। चलिए P इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन D एंड F। P D से भी नज़दीक होता है और D F से भी नज़दीक होता है न्यूक्लियस के, है ना। तो जिसमें जो ज़्यादा नज़दीक होगा न्यूक्लियस से, उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब पीरियड्स में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है घटती है, क्या होता है देखना पड़ेगा। तो इन पीरियड्स जेड इफेक्टिव, हम पीरियड वाइज चलते हैं तो बढ़ता है ना। जैसे हम लोग, आप लोग अपना जो है वो लेकर के बैठा करिए पीरियोडिक टेबल, उससे हम लोगों को चीज़ें समझने में आसान हो जाती हैं। देखिए अब यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो जब हम लोग पीरियड वाइज राइटवर्ड चलते हैं तो लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम का साइज छोटा होता है, बेरिलियम से छोटा बोरान, बोरान से छोटा कार्बन, कार्बन से छोटा नाइट्रोजन, मतलब छोटा होता जाता है, फ्लोरीन तक छोटा होता है। नियॉन का केस अलग है, ये इनर्ट है, ये इसका साइज ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है, इससे हम लोग को मतलब अभी नहीं है। मतलब राइटवर्ड चलने पे जनरल ट्रेंड क्या है कि साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है तो क्या बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। बात इतनी समझ में आ गई, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, जेड इफेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग को आइडिया है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए ध्यान से, पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। पीरियड में क्या होगा, जब हम लोग राइटवर्ड चलेंगे, बोरान से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है और साइज हम जानते हैं छोटा होता जाता है ना। सबसे बड़ा कार्बन होगा, उससे छोटा नाइट्रोजन, उससे छोटा ऑक्सीजन, उससे छोटा फ्लोरीन, ऐसे साइज घटता चला जाता है ना। लेकिन जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा होगा, कार्बन से ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का। बात समझ में, साइज छोटा होगा तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। तो जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ेगा साइज छोटा होगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। यानी कि पीरियड में क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज कम होती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। साइज कम होगा तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये तो जनरल सी बात है, बताते चले आए हैं। ग्रुप में क्या होता है, अगर साइज नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। ग्रुप वाइज क्या होता है, ऐसे देख लीजिए, जैसे फर्स्ट ग्रुप ही ले लीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना, और सीजियम, ये सारे हमारे फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हो गए, है ना। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, उससे बड़ा लिथियम, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम, रुबिडियम, उससे बड़ा सीजियम, सबसे बड़ा, और फ्रेंसियम उससे भी बड़ा, है ना। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं क्या बढ़ रहा है, साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो क्या घटेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। बात समझ में आई। तो ग्रुप में क्या होता है, कोई भी ग्रुप उठा लीजिए आप अगर ये वाला ग्रुप लेना चाहें, जैसे 17 ग्रुप, जिसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, है ना, एस्टाटीन। जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए बच्चों, हम लोग पी ब्लॉक को देखते हैं, उसमें क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, उनकी टेंडेंसी नहीं होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, है ना। तो आप लोग कभी भी एग्जांपल लीजिए, अगर निकालना हो तो उसका लीजिए, मेटल्स का लीजिए, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम, ये होता है सेकंड ग्रुप, है ना। आरए होगा, आरए, रेडियम। जैसे जैसे नीचे चलेंगे साइज बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो मतलब न्यूक्लियस की लास्ट इलेक्ट्रॉन पर पकड़ कमज़ोर होगी तो उसमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। यानी जैसे नीचे चलेंगे साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। तो देखिए ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप मतलब जो वर्टिकल लाइन होती है, और जो पीरियड होता है मतलब हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज, ओके। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं, पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम को पीरियोडिक टेबल में क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। तो ग्रुप्स में क्या होता है, साइज बढ़ता है, हम जानते हैं नीचे जाने पे, तो क्या घटता है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी हमारी घट जाएगी, कम होती जाएगी। यही पीरियोडिक ट्रेंड है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड बोलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इज पीरियोडिक इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी को थोड़ा समझ लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स
पीरियड्स में क्या होगा हम बताए हैं कि जैसे जैसे राइटवर्ड चलेंगे साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जैसे फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। लेकिन हम जानते हैं कि साइज राइटवर्ड चलने पे घटता है, लेकिन क्या होता है ऐसा कि हाइड्रोजन जो होता है हीलियम से छोटा होता है साइज वाइज, साइज जिसका हाइड्रोजन का कम होता है। अभी तक हम देख रहे थे कि किसी भी ग्रुप में चलें राइटवर्ड तो साइज घटता है। तो आप बच्चों जान लीजिए कि हीलियम जो होता है नोबल गैस वाली कन्फिग्रेशन रखता है, तो जिसका नोबल गैस कन्फिग्रेशन रहेगा उसके अपनी पीरियड में सबसे ज़्यादा साइज रहेगा। बात समझ में? दूसरा रीज़न हम बता रहे हैं। चलिए अब वो भूल जाइए साइज से, आप ये समझिए कि फर्स्ट पीरियड में आप राइटवर्ड चलेंगे तो फुल फिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, है ना। फुल फिल्ड कैसे? 1s1 इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इसका 1s2 होता है। हम जानते हैं कि s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फुली फिल्ड नहीं है, यहाँ पे फुली फिल्ड है। तो इसका फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स रहेगा, सबसेल रहेगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात समझ में आई? चलिए सेकंड पीरियड में ले लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं भी आया होगा तो अभी समझ में आएगा। सेकंड पीरियड में ले लीजिए। सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऐसे राइटवर्ड चलेंगे सेकंड पीरियड में, अपने पीरियोडिक टेबल में देखिए ये सारे एलिमेंट लिखे होंगे। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखते हैं 1s2 2s1 होता है इसका, तो सिर्फ लास्ट वाले का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ले रहे हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक। और इसका क्या होगा 1s2 2s2, इसका कितना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, 5 एटॉमिक नंबर होता है 1s2 2s2 2p1। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है 1s2 2s2 2p2। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s2 2p3। 1s2 या 8 इलेक्ट्रॉन होगा 1s2 2s2 2p4। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होंगे 1s2 2s2 2p5 और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे 1s2 2s2 2p6। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम लास्ट वाले का जो सेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बस कर लिए। अब हम क्या देखेंगे कि राइटवर्ड चल रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। लिथियम की साइज बेरिलियम से ज़्यादा कम जो है, बोरान की बोरान से कम, कार्बन से कम, नाइट्रोजन से कम, ऑक्सीजन मतलब साइज हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्या कर रहा है, घट रहा है। अगर साइज घट रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम राइटवर्ड चलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसमें SP ये सब ज़्यादा नहीं देखना है, इसमें जनरल सी बात है कि साइज कम हो रहा है। साइज कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जो उसका क्या है आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो बट हाफ बीच बीच में एक्सेप्शंस आएंगे एक आध, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जनरल ट्रेंड क्या है, राइटवर्ड चलेंगे तो साइज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। साइज घट जाएगी तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन बीच बीच में क्या आ जाएगा, हाफ फील्ड कोई ऑर्बिटल रहेगा, मतलब सबसेल, या फुली फील्ड रहेगा तो उसकी थोड़ी सी डिविएट कर जाएगी किसी अपने से, मतलब अपने से पहले वाले से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, बट हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड कॉन्फिगरेशन, सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस किधर, राइटवर्ड। अच्छा तो देखिए राइटवर्ड चलने पे लिथियम सबसे पहले था यहाँ पे, है ना, तो लिथियम का सबसे कम होगा, जो लेफ्ट साइड में है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि साइज सबसे बड़ा है। फिर उससे ज़्यादा बेरिलियम का होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि उससे ज़्यादा बोरान का हो गया, है ना, बोरान का उससे ज़्यादा हो गया। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बच्चों ये है कि यहाँ पे ये एक्सेप्शन है बेटा, क्योंकि 2p1 और 2s2 में इसका जो है s इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से s ऑर्बिटल फुल फील्ड है और इसका p ऑर्बिटल क्या है, फील्ड नहीं है, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एक ही है। तो ये तो एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम होना चाहिए, लेकिन बेरिलियम से भी ज़्यादा कौन हो गया, बोरॉन। अरे लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम होना चाहिए, ठीक है, बेरिलियम है ज़्यादा, लेकिन बेरिलियम और किससे ज़्यादा हो गया, बोरॉन से। हाँ ठीक है, सही है, एक्सेप्शन नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही है। देखिए वही हम कह रहे हैं कि बेरिलियम का बोरॉन से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इसका फील्ड फुली फील्ड है ना, तो सही तो लिखा है ट्रेन। देखिए लिथियम का सबसे कम, बेरिलियम का उससे बड़ा आना चाहिए, लेकिन बेरिलियम का बोरॉन से भी बड़ा हो गया क्योंकि बोरॉन जो है वो हाफ फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। इसका तो देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें है, इसका मतलब ये ज़्यादा होना चाहिए, किससे, बोरॉन से। सही लिखा है, देखिए बोरॉन से ज़्यादा कौन हो गया, बेरिलियम हो गया। यहाँ पे पहला डिविएशन दिखा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो s सबसेल फुली फील्ड है उसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब बोरॉन से ज़्यादा किसकी है, कार्बन की, हाँ है। कार्बन से ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, नाइट्रोजन की, लेकिन यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन से भी ज़्यादा किसकी आगे, मतलब नाइट्रोजन कहाँ चला गया, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से भी ज़्यादा चला गया, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन होनी चाहिए, तो वो तो दिख रहा है कि कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन ऐसा क्या हुआ कि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा चला गया। उसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो इसका
आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया नाइट्रोजन का, मतलब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो गया। वो इसलिए क्योंकि देखिए पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, लेकिन इसके पास कितने 3, यानी ये हाफ फील्ड है। और पी में इसके भी 6 आ सकते हैं लेकिन 4 है, तो ये क्या है, पार्शियली फील्ड है। तो हाफ फील्ड हमने देखा है कि ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इससे एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन से ज़्यादा एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा रहेगी। और हम लोग जानते हैं कि नियॉन क्या होता है, नोबल गैस होता है। तो नोबल गैसेस की तो अपने आप में सबसे ज़्यादा अपने पीरियड की आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो ये समझने की बातें हैं, अभी कंफ्यूज मत होइए उल्टा ना, जितना समझ में आ रहा है समझिए, नहीं तो जब मैं क्वेश्चन आंसर कराने लगूंगा तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऑर्डर लिखा रहता है, क्या नहीं लिखा रहता है, तो काफ़ी चीज़ें समझ के बोलना रहता है ना। वैसे जनरली हम लोग 2-3 बातें याद रखते हैं और सारी चीज़ें हम लोग उससे ट्रिक से क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा हम लोग को सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम लोग इसको पढ़ लिए रहेंगे, थोड़ा क्वेश्चन कर लिए रहेंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फटाक से आपका दिमाग काम करेगा, टिक लगाएंगे आप लोग, कल लग जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए पीरियड्स, पीरियड 3, तो ये फर्स्ट पीरियड था हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड पीरियड में ये सारे एलिमेंट हैं। और थर्ड पीरियड में कौन से एलिमेंट आते हैं, देखिए थर्ड पीरियड में आप देखेंगे अपने पीरियोडिक टेबल में, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का, तो लास्ट जो सेल में 3s1 आया, इसका 3s2 आया, 3p1 आया, 3p2 आया, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग पूरा लिख करके देखेंगे अगर आप लोगों को आता होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अगर एटॉमिक नंबर जानना हो तो इसका 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है उसका, अगर वो स्पेसिफिक चार्ज नहीं है तो पीरियड 3 में क्या हो रहा है देखिए सोडियम से राइटवर्ड चलेंगे तो क्या साइज घटता है, तो क्या बढ़ना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। राइटवर्ड चलने से साइज घटता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और क्या और बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी राइटवर्ड चलने में पीरियड में बढ़ती है। तो सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम होना चाहिए, तो मैग्नीशियम होना चाहिए, लेकिन ये तो इधर चला आया। अब आप लोग क्या कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा मैग्नीशियम का हो जाने का रीज़न क्या है कि इसका जो 3s ऑर्बिटल है वो पूरी तरीके से फिल है। s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पूरे फील्ड है। p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम में p में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही है। ना ही ये एल्यूमिनियम हाफ फील्ड है, ना ही फुली फील्ड है, तो मैग्नीशियम इसको सुपरसीड कर जाएगा। तो एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा कौन चला जाएगा, मैग्नीशियम। फिर उसके बाद सिलिकॉन आएगा, ठीक है। अब फास्फोरस और सल्फर में आप देखिए तो फास्फोरस जो है 3p3, यानी कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी ये हाफ फील्ड है और ये पार्शियली फील्ड है, तो यानी सल्फर से ज़्यादा कौन हो जाएगा, फास्फोरस। और क्लोरीन जो है उसके बाद आएगा, और आर्गन जो है ये नोबल गैस होने की वजह से अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। जल्दी जल्दी करिए बेटा आप लोगों को, क्योंकि इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे चैप्टर मैं सोच रहा हूँ आप लोग डिस्कशन ज़रूर करिएगा। मैं चाहता हूँ कि जो भी बोरिंग टाइप के चैप्टर हों जिसमें बहुत टाइम लगता हो, बोरिंग कहने का मतलब चैप्टर कोई भी बोरिंग नहीं होता है। इनऑर्गेनिक का कुछ पोर्शन जैसे एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, ये सब बच्चे पढ़ करके थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी हुई होता है और काफ़ी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। तो मैं ऐसा कराऊंगा कि जो आप लोग कहेंगे अगर तो फिजिकल स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो 11th में पढ़ने के लिए 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और उतना ज़्यादा मज़ा नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन चैप्टर हो गया है ना, हाइड्रोजन का चैप्टर पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। एस ब्लॉक हो गया, थोड़ा सा आएगा इसमें मज़ा। पी ब्लॉक हो गया, इसमें भी थोड़ा मज़ा आएगा, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आपके जो इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं ऑर्गेनिक में जाएंगे तो हाइड्रोकार्बन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। उसको समझने के लिए आप लोगों को कई चीज़ें, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है, रिएक्शन मैकेनिज्म समझना है, ठीक है ना, और आइसोमेरिज्म समझना है। उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो सब चीज़ का मिक्सचर करके फिर मैं ऑर्गेनिक पे जाऊंगा। आप लोगों को ऐसा स्टार्ट करूंगा कि सारी चीज़ें आपको बेसिक बहुत अच्छे से आती है। बहुत लेंदी नहीं बनाऊंगा, इतना बनाऊंगा कि आप लोगों को सफिशिएंट अमाउंट में आप लोगों को जो चीज़ रिक्वायर्ड है मिल जाए। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है, जब आप लोग फिजिकल पे आएंगे और अपने इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पे आएंगे, ये सब चैप्टर बहुत दमदार है। जैसे फिजिकल में आपका बात करें तो थर्मोडाइनमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, गैसेस स्टेट्स जिसको हम स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, ठीक है ना। फिर इधर आ जाइए एटॉमिक स्ट्रक्चर, सब एकदम 1 नंबर के बेहतरीन चैप्टर हैं। उसके बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग, बेस्ट चैप्टर एकदम। तो ये जो 6 चैप्टर हमने बताए हैं, ये सब जब भी आप कहिए ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। 11th की जान है ये सब। और
जो पीरियोडिक टेबल चल रहा है, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा से बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो कौन से हैं, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये 3 चैप्टर हैं जिसको आप लोग अगर कहेंगे तो मैं जल्दी जल्दी कवर करा दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे अपने मेन टॉपिक पे। अगर आप लोग की ये राय रहेगी कि नहीं सर पहले हम लोगों को इंटरेस्टिंग ही पढ़ाइए, तो ठीक है, पहले हम लोग उसको स्टार्ट कर लेंगे, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा कर दिया जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस भी चैप्टर पे कहेंगे उस पर, क्योंकि बच्चे जब इंटरेस्टिंग पढ़ लेते हैं तो उसके बाद नॉन इंटरेस्टिंग में उन लोगों का दिल नहीं लगता है, तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक उतने अच्छे से पढ़ते नहीं। तो मैं चाह रहा था कि जल्दी जल्दी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कवर करा दूँ आप लोग का, ताकि हम लोग पास सफिशिएंट अमाउंट में टाइम रहे, पूरे साल में हम लोग जम करके फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लें, और केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये ध्यान रहे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे अच्छे से पढ़ना है, जो हम लोग का हाइड्रोकार्बन्स है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये सारे इंटरेस्टिंग है, बस कुछ स्टार्टिंग में 20 दिन 25 दिन जो भी लगे, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अगर मैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक चलाऊँगा तो उसमें थोड़ी सी बोरिंग होती है ना, क्योंकि रिएक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है। बच्चे केमिस्ट्री में इसीलिए परेशान हो जाते हैं कि ये जो एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक 12th तक में ये जो है कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा होता है, परेशान करता है, क्योंकि रिएक्शन वगैरह ज़्यादा याद करनी पड़ती है और बच्चे उसमें बोर हो जाते हैं, तो उतना मज़ा नहीं आता है। आप लोग जैसा भी होगा बताइएगा, जो कहेंगे पहले वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। हम लोग क्या बात कर रहे थे, आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप। हम लोग पीरियड में देख लिए हैं कि कैसे डिविएशन आ रहा है, होना किसी का कुछ चाहिए और हो किसी का कुछ और जा रहा है। तो ग्रुप में जब हम देखते हैं तो एस ब्लॉक की बात करेंगे, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये फर्स्ट ग्रुप है। सेकंड ग्रुप कौन सा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। पीरियोडिक टेबल रख लिया करिए साथ में आप लोग। तो हम क्या देखते हैं कि इसका जनरल ट्रेंड है, इसमें कोई डिविएशन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। तो देखिए हाइड्रोजन की ज़्यादा है, लिथियम की उससे कम, सोडियम की उससे कम, पोटेशियम की उससे कम, रुबिडियम की उससे कम, सीजियम की उससे कम, फ्रांसियम की सबसे कम। जैसे जैसे नीचे जा रहा है आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है, सीधा सा ट्रेंड है। बेरिलियम सबसे ज़्यादा है, मैग्नीशियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, स्ट्रोंशियम उससे कम। जैसे जैसे नीचे जा रहा है आयनाइजेशन एनर्जी घट जा रही है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन एस ब्लॉक, देयर इज नो एक्सेप्शन। एस ब्लॉक के जो 2 ग्रुप हैं, इसको हम पहले ग्रुप को अल्कली मेटल कहते हैं, सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इन दोनों में कोई भी एक्सेप्शन हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा बेटा, तो एक्सेप्शन कहाँ मिलेगा, देखिए ये पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 ग्रुप से, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 6 ग्रुप मिलकर के क्या बनाते हैं, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में 13 ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन है, वो तो होता है, वो तो आपका ग्रुप वाइज ट्रेंड है कि बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ऐसे पीरियोडिक टेबल में अरेंज है। लेकिन यहाँ पे जब आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो बोरान की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, उससे कम, उससे नीचे एल्युमिनियम आता है ना, लेकिन एल्युमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो जाती है ना। थैलियम की बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। फिर उससे नीचे गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, इसको याद रखना पड़ता है। अब आप लोग किसी भी न्यूमेरिक से याद करिए, वो आप लोग की जिम्मेदारी है कि ये इतना याद होना चाहिए कि बोरान की सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम थैलियम की है, फिर उससे कम गैलियम की है, फिर उससे कम एल्युमिनियम की, फिर सबसे कम इंडियम की है। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ये ट्रेंड है 13 ग्रुप के लिए। 14 ग्रुप में क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड होना चाहिए ऐसा नीचे बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल में अरेंज है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड की जगह लेड, टिन कर दिए, है ना। और फिर ऐसे सिंपली ये याद हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर दिया गया है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, टिन। और हम लोग ऊपर वाले को ऐसे बढ़ते हुए आयनाइजेशन एनर्जी क्रम में दिखा देंगे। कार्बन सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है, सिलिकॉन की उससे कम है, जर्मेनियम की उससे कम, लेड की उससे कम, और टिन की सबसे कम है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है कि टिन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे कम हो जाती है, क्योंकि लेड पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगता है। लेड सबसे नीचे आता है और लेड पे 6 पीरियड का जो एलिमेंट होता है वहाँ से लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किए हैं। तो लेड में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से उसके अंदर क्या आ जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एटम थोड़ा श्रिंक करेगा, छोटा हो जाएगा तो उसमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ऐसे समझ लीजिए, है ना। 15th ग्रुप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसमें कोई डिविएशन नहीं है। ऊपर वाले का जो है आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की होगी, सबसे कम बिस्मथ की होगी, बीच में आप लोग देख लीजिए। ऐसे याद भी करते हैं हम लोग एलिमेंट को।
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। 16 ग्रुप में भी कोई एक्सेप्शन नहीं, ऊपर वाली आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। 17वें ग्रुप में आप 17 में देख लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ऊपर वाली की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, नीचे जाते हैं तो डाउनवर्ड क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। 18 ग्रुप में जाएंगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। तो हीलियम की सबसे ज़्यादा, नियॉन की उससे कम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, जेनन की सबसे कम हो जाएगी। नीचे जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। दिस इज़ द ट्रेंड। थोड़े बहुत एक्सेप्शंस आप लोगों को याद करने हैं, तो उसमें कोई हमको लगता नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए, है ना बच्चों। चलिए, आयनाइजेशन एनर्जी इन डी ब्लॉक, अब इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करा दूंगा, क्योंकि ये समझने के लिए थोड़ा बहुत आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आइडिया होना चाहिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं समझा दूंगा, 5 मिनट 10 मिनट जो भी लगेगा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे आगे। ठीक है, और ये चैप्टर बस एंड होने वाला है, 1-2 लेक्चर जो भी लग जाए, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा 2 लेक्चर में। और हम लोग उसके बाद जो भी आप लोगों की राय होगी कि सर ये चैप्टर हम लोगों को अच्छा लग रहा है, इसको स्टार्ट करिए, तो वो कर देंगे। नहीं तो मेरे हिसाब से तो जो थोड़ा सा भी बोर करने वाले चैप्टर हैं उसको पहले कवर कर देने चाहिए। ठीक है, ताकि ये ना रहे कि बाद में उसमें बहुत टाइम देना है ना। क्योंकि आप लोग जब इस समय लग जाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, रेडॉक्स जो चैप्टर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, गैसेस स्टेट, फिर थर्मोडायनेमिक्स और हाइड्रोकार्बन, इसमें लग जाएंगे। फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और हाइड्रोजन वाले जो चैप्टर हैं उसमें मन नहीं लगेगा। ये मेरी अपनी खुद की एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है, मैं ये जान रहा हूँ बच्चों। मैंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया है, तो ये मेरे साथ रहता है कि जब तक मैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ाता हूँ, बच्चों का मन ही नहीं लगता है केमिस्ट्री में। और जैसे ही फिजिकल जब स्टार्ट करता हूँ तो बच्चे लगता है कि बस करो, इससे अच्छा केमिस्ट्री से अच्छा कुछ लग ही नहीं रहा। तो आप लोग अपनी राय दें कि पहले मैं बोर करने वाले चैप्टर कंप्लीट करा दूँ या पहले मैं वही इंटरेस्टिंग स्टार्ट कर दूँ। जैसा भी आप लोग कहेंगे वैसा कर दिया जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी चैप्टर आप लोग बताएंगे वो स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। 1-2 लेक्चर और इस चैप्टर में बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद थोड़े से और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे। उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर। पढ़ाई करते रहिए और लॉकडाउन को छुट्टी मत समझिए बच्चों, ऐसे ही पढ़ाई चलेगी आपकी। क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि जुलाई अगस्त से पहले कहीं भी प्रोबेबिलिटी भी है कि स्कूल खुलेंगे, है ना। खासकर अगर बहुत ज़रूरी भी होगा तो मुझे लगता है 10th और 12th के लिए होगा ज़रूरी, 9th और 11th के लिए इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट वो नहीं करेगी, है ना। तो आप लोग इसी को अपना रेगुलर बेसिस पे मान के चलिए कि ऐसे ही पढ़ाई करनी है। और जो बच्चा इस पे रेगुलर होगा उसको इससे बेहतर कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक चीज़ डिस्कशन कर लेता हूँ। स्कूल में हर चीज़ पर एकदम इलेबोरेट में डिस्कशन हो पाना ये पॉसिबल नहीं होता बच्चों, क्योंकि टाइम कम रहता है वहाँ पे। टाइम के साथ साथ इतनी सारी छुट्टियाँ होती हैं कि पूरे साल जाते जाते कोर्स कंप्लीट हो जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ तो मैं बैठे बैठे कितना भी पढ़ाऊँ आपको, आपका टाइम कम नहीं पढ़ना है। ठीक है, और ज़्यादातर चीज़ें आप ज़्यादा ही सीखेंगे, कम नहीं होगा। तो इसका प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाइए आप लोग, है ना। ये अच्छी चीज़ है। बस ये है कि फिजिकल क्लास की बराबरी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों को डाउट है तो तुरंत पूछ लिया, सर ने बता दिया, तो हो जाता है कवर। और यहाँ पे क्या है, वो चीज़ नहीं होती है कि तुरंत बच्चे डाउट पूछ लें। या अगर मैं इस तरीके का लाइव क्लास लेकर के आता भी हूँ, आगे मेरा कॉन्सेप्ट है लाइव क्लास लाने का, अगर लाऊंगा भी तो बच्चे अगर उसमें भी तुरंत पूछते हैं, तो मान लीजिए बहुत से बच्चे रहते हैं, हज़ारों बच्चे हैं, तो सारे बच्चों के डाउट्स तुरंत क्लियर हो जाएं, ये भी ज़रूरी नहीं होता बच्चों। ठीक है, वो कुछ हद तक अच्छा है लाइव क्लास, लेकिन फिजिकल क्लास से बढ़िया कुछ भी नहीं होता है। अगर अच्छे से पढ़ा दिया जाए तो फिजिकल बेस्ट होता है। तो जितना मिल रहा है आप लोगों को, उसी में आप लोग फ़ायदा उठाइए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।